नमस्कार दोस्तों। आज रविवार है और कल सोमवार को पश्चिम बंगाल समेत राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि ममता बनर्जी चौथी बार राज्य में सत्ता में वापसी करती है या नहीं, ये इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की इस खबर में हम आपको 6 फैक्टर बताएंगे। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 फैक्टर बताएंगे जिसके कारण ममता बनर्जी इस लड़ाई में, इस सबसे बड़ी लड़ाई में बीजेपी से आगे नजर आ रही है। क्योंकि यह सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि ये भी तय करेगा कि राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष की दशा और दिशा क्या होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए ममता बनर्जी के उन 6 फैक्टर्स की बात करते हैं जो ये दिखाते हैं कि क्यों ममता बनर्जी इस चुनाव में बीजेपी से आगे बनी हुई है। सबसे पहला फैक्टर, महिला योजनाएं। ये जी हां, ममता बनर्जी की महिलाओं को लेकर शुरू की गई राज्य की योजनाएं पूरी तरीके से गेम चेंजर बन गई हैं। यह सबसे अहम मामला है ममता बनर्जी के पक्ष में, महिला वोटर्स और उन्हें लेकर की गई सरकारी योजनाएं। इन योजनाओं में महिलाओं के खाते में सीधे बैंक अकाउंट में पैसा और यही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सबसे बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन बन गया ममता बनर्जी और राज्यों की महिलाओं के साथ। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, वो केवल इन योजनाओं के कारण। सुनिए आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने इस मुद्दे पर क्या कहा। जो आपने बिल्कुल सही बात की, जो हमारे ख्याल से जो तमाम पत्रकार जो इस वक्त बंगाल को कवर कर रहे हैं उनको शायद वो जानकारी नहीं जो जानकारी आपके पास थी कि 2021 में जो ममता बनर्जी को तब मिला था जब ममता बनर्जी ने कोई भी महिला संबंधित कल्याणकारी योजना शुरू नहीं की थी। जैसे उनकी लक्ष्मी भंडार योजना जो 500 रुपए से शुरू हुई थी, 2021 के बाद की योजना है, 500 रुपए से शुरू की थी, आज की तारीख में 1500 रुपए मिलते हैं और SC ST की जो महिलाएं को 1700 मिलते हैं। तो जो महिलाएं पिछले 4 साल से, 5 साल से, 3 साल से लगातार उनके खाते में 1500 रुपए या 1700 रुपए आ रहे हैं, वो क्यों ममता बनर्जी का साथ छोड़ेंगे? एक सवाल तो अपने आप में ये है। दूसरा ये कि जो वहां रूपाश्री योजना है, ये रूपाश्री योजना के तहत अगर किसी महिला की बच्ची की शादी, किसी महिला की शादी होती है तो 25,000 रुपए उनको मिलते हैं शादी के लिए। अब किसी गरीब परिवार में 25,000 रुपए अगर दिए जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम हो जाती है, खासकर गांव के अंदर बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और एक सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि तकरीबन 22 लाख ऐसे परिवारों को यह लाभ मिला है, 22 लाख। तो जिन बच्चियों की शादी में 25,000 रुपए इस परिवार को मिले हैं, वो क्यों ममता बनर्जी का साथ छोड़ेगा? तीसरा प्रश्न यह है कि तकरीबन तकरीबन 16,554 करोड़ रुपए एक कन्याश्री योजना है जिसमें बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनको मदद दी जाती है। तकरीबन 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला है। आप 1 करोड़ छात्राएं भी कह लीजिए, मतलब एक परिवार में 2 बच्चियां भी हो सकती, 3 भी हो सकती हैं, उनको यह फायदा मिला है। तो कन्याश्री योजना, रूपाश्री योजना, लक्ष्मी भंडार योजना, अब ये सारी की सारी योजनाएं 2021 के बाद की योजना है। तो जब 2021 में ममता बनर्जी को बिना इन योजनाओं के अगर 50% महिलाओं ने समर्थन दिया, तो हम क्यों माने कि ये घट जाएगा? चलिए बढ़ता नहीं है तो कम से कम 50% तो रहेगा, हो सकता है 49 हो जाए, हो सकता है 51 हो जाए। तो वो जो उनका बेस है वो सब्सटेंशियल है। दूसरी बात, आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, आपने ये कहा है कि बीजेपी ने किया क्या है। देखिए, पश्चिम बंगाल वो जमीन है जहां आसानी से बदलाव नहीं होता। पिछले 50 सालों में सिर्फ एक बार बदलाव हुआ, वो 2011 में। 34 साल वहां लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही और ममता बनर्जी पिछले 15 साल की मुख्यमंत्री हैं। जब 2011 में पश्चिम बंगाल के अंदर बदलाव हुआ, उसके दो सबसे बड़े कारण थे, एक सिंगूर का आंदोलन, दूसरा नंदीग्राम का। तो वो आंदोलन के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी जगह पहचान बना के लेफ्ट फ्रंट की जमीन को खिसका के 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी। पिछले 5 साल के अंदर या पिछले 15 साल के अंदर क्या आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन वहां पे क्या जमीन से जोड़ के, एक भी आंदोलन बता दीजिए मुझे। ये जो आरजे कार का मसला है, ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन तो हो ही नहीं सकता, था भी नहीं। इसको तो सीपीएम के लोगों ने उठाया था, बिल्कुल सीपीएम के लोगों ने उठाया था। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया में एक माहौल जरूर बनाने की कोशिश की उसको लेके। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती हैं, उनके बीच में थोड़ा बहुत विचलन अगर हो जाए तो हो जाए। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जो अपर कास्ट है
उस अपर कास्ट में 2021 का जो सीएसडीएस का डेटा है वो कहता है कि 42% अपर कास्ट ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया था और 46% जो है वो बीजेपी को वोट दिया बीजेपी। था। और अगर यही आंकड़ा अगर आप अमीर और गरीब में देखें तो तकरीबन तकरीबन जो 44% जो अमीर लोग हैं आ, वो तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं और 43% अमीर लोग बीजेपी को वोट देते हैं। और इसमें भी जो हिंदू रिच हैं वो 35% जो है वो टीएमसी को वोट देते हैं और 48% जो है वो बीजेपी को वोट देते हैं। इसका मतलब जो एफ्लुएंट क्लास है, जो पढ़ा लिखा क्लास है, जो अपर कास्ट है, जो अपर क्लास है, वो बीजेपी को वोट दे रहा है सब्सटेंशियली टीएमसी से ज्यादा। बिल्कुल। उसमें ज्यादा से ज्यादा 2% और बढ़ जाए, 3% और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें जो जो गरीब तबका है जो बड़े पैमाने में पश्चिम बंगाल के अंदर है, उनमें से एक 50% गरीब तबका जो है वो तृणमूल कांग्रेस को वोट देता है और 36% बीजेपी को वोट देता है। इस गरीब तबके को अपनी तरफ लाने के लिए बीजेपी ने क्या क्या आंदोलन किया, महिलाओं को अपनी तरफ लाने के उन्होंने कौन सा आंदोलन किया, जमीन पे दिखाई नहीं पड़ता। तो अगर ममता बनर्जी बंगाल के अंदर अगर कोई बदलाव बीजेपी को करना था तो नंदीग्राम और सिंगूर की तरीके से बड़ा आंदोलन करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। हाँ, मीडिया में जरूर माहौल बनाने की कोशिश, संदेश खाली को उठाकर खूब बड़ा मीडिया में और भी नेशनल मीडिया में माहौल बनाने की कोशिश की कि ममता बनर्जी में कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, महिलाओं को उनके खिलाफ जो है वो महिलाओं को सुरक्षा उनको नहीं दे पाती हैं, और फिर महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश की गई है। हकीकत यह है कि अगर आप डेटा उठा के खाली देख ले महिलाओं को लेके तो बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के दावे पे यकीन करना, क्योंकि ममता बनर्जी तो खुद महिला है। हाँ। 38% जो सांसद है तृणमूल कांग्रेस की वो महिला है, महिला। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड सिर्फ 13% का है। तो ये तो लोग तो इस बात को देखेंगे ना। फिर अगर आप ध्यान से देखिए, इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर करेक्शन नहीं किया। 55 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने महिलाओं को दी और बीजेपी ने सिर्फ 33 दी है। बीजेपी अगर इस 33 की जगह 85 महिलाओं को वोट देती तब उसका दावा होता कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि ये इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए ममता बनर्जी का किला फांदना। लेकिन अब राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब मेरा जो एनालिसिस है वो तो यही कहता है कि एज है ममता को। अब नतीजे क्या आएंगे वो तो चार को ही पता चलेगा। दूसरा फैक्टर, ममता बनर्जी की दबंग छवि। ममता बनर्जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि एक लड़ने वाली फाइटर मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी जैसी बड़ी मशीनरी से अगर कोई नेता सीधे टक्कर ले सकता है तो आज वो केवल ममता बनर्जी नजर आती है। उनकी छवि बनी है ना झुकने वाली, हमेशा लड़ने वाली नेता के रूप में, और यही छवि उन्हें देश में एक मजबूत विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित करता है। बंगाल की जनता को लगता है कि अगर कोई दिल्ली के खिलाफ खड़ा हो सकता है, मजबूती से लड़ सकता है, तो वो उनकी अपनी दीदी ही है। और राजनीति में याद रखिए, परसेप्शन ही रियलिटी होता है, और बंगाल के लोग तो इसे सच भी मानते हैं। अब तीसरा बड़ा फैक्टर, बंगाली अस्मिता की जीत। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि ममता बनर्जी ने हमेशा एक नैरेटिव सेट किया है। वो नैरेटिव है कि पश्चिम बंगाल की जो पहचान है, जो उसकी संस्कृति है, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो खतरे में आ जाएगी। ये नैरेटिव जनता के मन में बैठा हुआ है। झाल मुड़ी, मछली, बंगाली भाषा, इन सब को लेकर जो बहस चली उसे ममता बनर्जी ने बाहरी बनाम बंगाली के रूप में बदल दिया, और ममता बनर्जी ने यहीं पर पूरे गेम को पलट दिया। क्योंकि जब चुनाव पहचान पर आ जाए तो लोगों को ममता बनर्जी पर ज्यादा विश्वास होता है और लोग अपनी अस्मिता को लेकर वोट देने लगते हैं। चौथा बड़ा फैक्टर रहा एसआईआर का मुद्दा और वोटर मोबिलाइजेशन। आप समझिए कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को चुनाव के दौरान बहुत ही आक्रामक तरीके से उठाया। ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि ये लोगों की नागरिकता भी छीनने का प्रयास है।
खास तौर पर मुस्लिम और गरीब वोटर्स के बीच ये मुद्दा बहुत तेजी से फैला और लोगों ने इस पर खूब चर्चा भी की। यहां तक कि चुनाव आयोग को ममता बनर्जी ने सीधे निशाने पर लिया। वो सुप्रीम कोर्ट में भी आकर बहस करते हुए दिखाई दी। जनता में यह संदेश गया कि एक नेता है जो उनके वोट के अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ सकती है। इससे नतीजा क्या हुआ? लोगों में जागरूकता भी आई और साथ साथ एक डर भी पैदा हुआ और इसी डर के कारण लोग बड़ी संख्या में वोट देने निकले और उन्होंने उस डर में किसे वोट दिया होगा ये आप समझ सकते हैं। और यही टर्नआउट चुनाव का पूरा गणित बदल देता है। अब पांचवा बड़ा फैक्टर, नेगेटिव प्रचार से दूरी। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा जो पूरे चुनावी कैंपेन में बात रही कि उन्होंने नेगेटिव प्रचार पर रिएक्शन ही नहीं दिया। बीजेपी ने भरसक कोशिश की कि ममता बनर्जी को अपने जाल में फंसाएं, लेकिन ममता बनर्जी एक मजबूत और समझदार राजनीतिज्ञ की तरह उस से बाहर निकलते हुए साफ दिखाई दी। बंगाल की राजनीति आरोप प्रत्यारोप से भरी हुई है। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने कई आरोप लगाए, लेकिन ममता बनर्जी ने फोकस किया केवल अपनी योजनाओं पर, विकास पर, बंगाली अस्मिता पर और बिहार माफ कीजिएगा, बंगाल बनाम बाहरी की लड़ाई पर। विपक्ष विवाद चाहता था, लेकिन ममता सरकार ने योजनाओं और काम को आगे रखा। अब जनता को ग्राउंड पर कुछ दिखता है तो वो नेगेटिविटी से अपने आप दूर हो जाती है। और छठा फैक्टर जो पूरी तरीके से बहुत बड़े रूप में दिखाई दिया, बीजेपी और उसके साथी संगठनों ने बहुत कोशिश की कि राज्य के मुस्लिम वोटों में कुछ विभाजन किया जा सके, उनमें बंटवारा किया जा सके। चुनाव से पहले हुमायूं कबीर सामने आए, वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात करने लगे। यह कहा गया कि बीजेपी ने उन्हें प्लांट किया। उनका एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया जिसमें वो बीजेपी की बात करते हुए दिखाई दिए। आखिर में उसका तिलिस्म टूट गया। असदुद्दीन ओवैसी जो मजबूती के साथ तमाम राज्यों में चुनाव लड़ते हैं और अपरोक्ष रूप से बीजेपी का ही फायदा करते हैं, वो हुमायूं कबीर से अलग हो गए। उन्होंने अपना गठबंधन उससे तोड़ दिया और राज्य में मुस्लिम वोटर्स में किसी भी तरह का विभाजन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये समझिए कि पश्चिम बंगाल में 30% आबादी मुस्लिमों की है, यानी ये 30% वोट ममता बनर्जी के साथ पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई धर्मनिरपेक्ष नेता है जो उनका भी उतना ही ध्यान रखता है जितना हिंदुओं का, तो वो ममता बनर्जी ही हैं। इन मुस्लिम वोटों में किसी भी तरह का विभाजन नहीं हो सका और ये ममता बनर्जी के लिए छठा सबसे मजबूत पॉइंट बना जो इन चुनावों में उन्हें बीजेपी से आगे रखता है। तो हमने आपको ये 6 पॉइंट बताए। कल चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे और ममता बनर्जी को क्यों एज दिखाई देती है इस चुनाव में, इतना सब होने के बाद भी, इन्हीं सब 6 कारणों की वजह से। क्योंकि इस चुनाव को यह कहा जाएगा कि ऐसा चुनाव ना कभी हुआ है ना शायद कभी होगा। इतनी बड़ी सुरक्षा इंतजाम, इतनी बड़ी लाखों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों को वहां पर भेजा गया, फोर्स को भेजा गया। चुनाव आयोग ने तमाम नियम कानूनों को ऐसा बना दिया जो हमने कभी किसी चुनाव में नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी को एज है। तो इन्हीं 6 कारणों की वजह से, जो 6 कारण हमने आपको बताए हैं। बहरहाल अब 1 दिन का समय बचा है, 24 घंटे का समय बचा है। कल ये साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल्स किस तरीके से गड़बड़ करते हैं और किस तरीके से ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहती है। नमस्कार।